जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। सो आज है 27 जुलाई 2024 और आज के करंट अफेयर्स को हम लोग डिटेल में कवर करने वाले हैं। आप में से जो भी स्टूडेंट्स यूबीपीसीएस, यूपीएससी, बीपीएससी, यूकेपीएससी, एचसीएस, एमबीपीएससी या किसी भी स्टेट पीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए ये लेक्चर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर हम लोग प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू सभी पर्सपेक्टिव से न्यूज को कवर करते हैं। प्लस इसके अलावा मैं आपको बता दूं, आप अपने साथ पेन और पेपर लेकर जरूर बैठिएगा क्योंकि क्लास के दौरान ही मैं आपको बताता हूं किन किन चीजों के नोट जो है वो आपको बनाने हैं। प्लस यूबीपीसीएस में अगर आपको फाइनल सिलेक्शन चाहिए तो ज्ञान सर के पेड कोर्स को जो है वो जरूर ज्वाइन करें। यहां पर बेसिक से लेकर एडवांस तक की कंप्लीट आपकी तैयारी जो है वो करवाई जाती है, प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू सभी लेवल की और प्रॉपर अच्छे से, जिससे कि आपका सिलेक्शन जो है वो सुनिश्चित हो जाए। तो इन दिए गए नंबर पर जो है वो कांटेक्ट करके आप जो है वो कोर्सेज की जानकारी जो है वो ले सकते हैं। इसके अलावा ये हमारा ओनली करंट अफेयर्स नाम का टेलीग्राम चैनल है, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है, जिसको आप जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। प्लस इंस्टाग्राम के पेज को भी आप फॉलो कर सकते हैं, जहां पर हम आपको काफी सारे एग्जामिनेशन की डिटेल्स अपडेट जो है वो प्रोवाइड कराते हैं। सो ये सब जो टॉपिक्स हैं जिनको आज हम लोग डिटेल में कवर करने वाले हैं एक एक करके, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, तो बहुत ध्यान से सुनिएगा। तो पहला टॉपिक जो हम लोग को देखने को मिल रहा है, ये बताया जा रहा है कि 2030 तक एड्स का उन्मूलन करने के वैश्विक प्रयास, ग्लोबल एफर्ट्स टू एंड एड्स बाय 2030। तो क्या क्या प्रयास हैं एड्स को खत्म करने के लिए 2030 तक, और क्या किए गए हैं। तो 2024 यूएन एड्स ग्लोबल एड्स अपडेट जो हम लोग को देखने को मिल रही है, इसने बताया है कि किस प्रकार से पूरे दुनिया भर में एचआईवी एड्स से जो है वो लड़ा जा रहा है। तो देखिए, हम लोग को जो है वो कुछ प्रगति जो है वो देखने को मिली थी महामारी के बाद, कोविड-19 के बाद थोड़ा सा जो है वो एक पेस देखने को मिला था एड्स को खत्म करने के लिए, बट फिर भी 2030 के गोल को जो है वो अचीव करने के लिए, पूरी तरह से एड्स को एंड करने के लिए अभी भी काफी सारे चैलेंजेस, काफी सारी चुनौतियां हम लोग को जो है वो अभी भी एट प्रेजेंट भी जो है वो देखने को मिल रही हैं। तो ये जो नई रिपोर्ट आई है, इसने किन किन चीजों के बारे में बात करी, तो वो हम लोग बात करेंगे, बट उससे पहले लिख लो अपने नोट्स में कि एड्स को जो है वो 2030 तक जो है वो खत्म करना है। ये ऑब्जेक्टिव है ग्लोबल लेवल का, वैश्विक स्तर का ऑब्जेक्टिव हम लोग को देखने को मिल रहा है। अच्छा, ये बताया गया कि पूरे दुनिया भर में नए एचआईवी जो इन्फेक्शन है वो 39% से डिक्रीज हुए हैं 2010 के बाद से, और सब सहारन अफ्रीका जो है यहां पर 56% से डिक्लाइन हम लोग को देखने को मिल रहा है। ये बताया गया है, ये लिखने की जरूरत नहीं है। एड्स रिलेटेड डेथ जो है वो भी जो है वो कम हुई है। मतलब आपको एक बेसिक आइडिया पता होना चाहिए कि अभी आज की डेट में एड्स को खत्म, एचआईवी एड्स को खत्म करने के प्रयास जो है वो काफी अच्छे चल रहे हैं और इसके पॉजिटिव रिजल्ट्स हम लोग को देखने को मिल रहे हैं, चाहे वो इन्फेक्शन की बात हो, चाहे वो मृत्यु दरों की बात हो। बात समझ में आई यहां तक? आगे बढ़ते हैं। एड्स रिलेटेड डेथ भी जो है वो 2004 के बाद से अभी सबसे लोएस्ट हम लोग को जो है वो नजर आ रही है। क्यों क्यों नजर आ रही है? क्योंकि ये लिख लेना, एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी एड्स को ठीक करने के लिए, ठीक तो होती नहीं, ऑब्वियस सी बात है, आपको पता है कि इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट जो है वो है नहीं, बट हाँ, इसके जो सिम्टम्स हम लोग को देखने को मिलते हैं या इसको सप्रेस करने के लिए जो थेरेपी का इस्तेमाल होता है वो होता है एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी। ये लिख लेना, एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी, हिंदी में भी बिल्कुल ऐसे ही होता है, ये एआरटी, एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी। तो इसको जो है वो प्रॉपर तरीके से दिया जा रहा है और इसी के चलते हम लोग को देखने को मिल रहा है कि मृत्यु दरें जो है उनमें कटौती, हम लोग को गिरावट हम लोग को देखने को मिल रही है। प्लस साथ ही साथ जो इन्फेक्शंस के केसेस हैं उसमें भी गिरावट हम लोग को देखने को मिल रही है। फिर प्रोग्रेस हम लोग को सब सहारन अफ्रीका वाले क्षेत्र में देखने को मिला, जहां पर इन्फेक्शन जो है वो हालांकि इन्फेक्शन ईस्टर्न यूरोप, सेंट्रल एशिया, लैटिन अमेरिका, मिडिल ईस्ट और नॉर्थ अफ्रीका में जो है वो बड़े थे, बट सब सहारन अफ्रीका में अच्छा हम लोग को रिजल्ट देखने को मिल रहे हैं। पहली बार ज्यादा नए एचआईवी इन्फेक्शन हम लोग को जो है वो सब सहारन अफ्रीका के बाहर से जो है वो देखने को मिले। नहीं तो जनरली सब सहारन अफ्रीका जो है वहां पर सबसे ज्यादा इन्फेक्शन होते थे। अब जो सबसे ज्यादा ग्रुप्स जो अफेक्टेड हैं वो सेक्स वर्कर्स हम लोग को देखने को मिलते हैं। जो भी पुरुष जो है वो पुरुष के साथ जो है वो संबंध जो है वो रखते हैं, यौन संबंध, और जो भी लोग जो है वो ड्रग्स जो है वो लेते हैं बिना मतलब उसको, अब जैसे इंजेक्शन वगैरह जो होते हैं ना, तो भाई किसी और की बॉडी में वो इंजेक्शन लगाए, फिर उस इंजेक्शन को बिना स्टरलाइज किए, राइट, या बिना चेंज किए जो है आप दूसरे को जो है वो लगा रहे हो, तो उससे भी ये इन्फेक्शन जो है वो फैलते हैं। तो इस प्रकार की लोग जो हैं जो इस इन सब चीजों में इन्वॉल्व रहते हैं, तो उससे एचआईवी का रिस्क जो है वो काफी ज्यादा बढ़ता है। फिर इसके अलावा हम लोग को जो है वो देखने को मिल रहा है कि अब प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट गैप्स भी हम लोग को देखने को मिल रहा है। ये भी एक बहुत बड़ी चुनौतियां हैं, राइट। एचआईवी प्रिवेंशन सर्विस को हम लोग को जो है वो बढ़ावा जो है वो देना है, कि एचआईवी को खत्म करने की सर्विस को जो है वो प्रोग्रेस में जो है वो लेकर जाना है। इसमें हम लोग को प्री एक्स
एक्सपोजर प्रोफिलैक्सिस PREP और हार्म रिडक्शन फॉर इंजेक्टिंग ड्रग यूजर। तो इस पर जो है वो काम करने की जो है वो आवश्यकता है कि जिससे कि HIV इन्फेक्शन को जो है वो कम से कम किया जा सके। अप्रोक्सीमेटली 9.3 मिलियन लोग जो HIV से जो है वो पीड़ित हैं, तो यहाँ पर उनके पास जो है वो लाइफ सेविंग ART का एक्सेस नहीं है, एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी का एक्सेस नहीं है, राइट। और काफी सारे बच्चे और अडल्सेंट्स भी हम लोग को जो है वो देखने को मिल रहा है, उन पर भी इसका प्रभाव जो है वो काफी तेजी से जो है वो पड़ रहा है। तो देखो हमने जो है वो 4 पॉइंट्स के बारे में जो है वो डिस्कस करा। एक में पहले पॉइंट में तो आपको जो है वो पता लग गया, एक मैं आपको रिपीट करके बता रहा हूँ, लिखने की जरूरत नहीं है अभी, कि HIV के इन्फेक्शंस और डेथ रेट दोनों ही जो है वो कम हो रहा है। पहला पॉइंट ये हम लोग को क्लियर हो गया। दूसरे पॉइंट में हम लोग को देखने को मिला कि सब सहारन अफ्रीका ने काफी अच्छा प्रोग्रेस जो है वो किया है। तीसरा पॉइंट हम लोग को जो है वो देखने को मिला कि कौन से लोग इसमें सबसे ज्यादा अफेक्टेड होते हैं, जैसे कि सेक्स वर्कर्स हुए, और वो जो पुरुष और पुरुष के बीच में जो यौन संबंध होता है तो वो अफेक्टेड रहते हैं, और साथ ही साथ जो लोग इंजेक्शंस वगैरह का उपयोग जो है वो करते हैं जो कि स्टरलाइज नहीं होता, तो वो सबसे ज्यादा अफेक्टेड होते हैं। फिर हमने जो है वो देखा कि काफी सारे लोगों को अभी भी एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी जो है ART थेरेपी जो जिसको हम लोग बोलते हैं, तो उसका एक्सेस अभी भी काफी सारे लोगों के पास नहीं है, और सबसे ज्यादा अफेक्टेड है वो है बच्चे और एडल्सेंट ग्रुप। तो ये 4 चीजें आपको थोड़ी सी अपने दिमाग में अभी के लिए रखनी है। अब UN एड्स के बारे में लिख लो आप। UN एड्स का फाउंडेशन हुआ था 1996 में, और ये 11 यूनाइटेड नेशन एजेंसीज के साथ मिलकर और सिविल सोसाइटी के साथ मिलकर जो है वो एड्स को खत्म करने पर टारगेट करती है, और इसका मेन ऑब्जेक्टिव है कि ग्लोबल लेवल पर एड्स को जो है वो खत्म करना है 2000 कब तक 30 तक। तो ये फैक्ट आप ध्यान में रखिएगा, एड्स रिलेटेड डेथ जो है 2030 तक इनको जीरो जो है वो करना है, राइट। इनको जीरो नए इन्फेक्शन पर काम करना है, और जीरो डिस्क्रिमिनेशन, क्योंकि देखो जिसको भी एड्स होता है तो उसके साथ भेदभाव जो है वो किया जाता है। बोलते हैं ना कि एड्स छूने से जो है वो नहीं फैलता। ये कितना अवेयरनेस एडवर्टीजमेंट जो है वो लाया गया था। ये क्यों लाया गया था? क्योंकि एक सोशल स्टिग्मा जो है वो हो जाता है लोगों के बीच में, अगर किसी को एड्स है तो लोग उससे दूर दूर जो है वो भागने लगते हैं। तो ऐसी चीजें हम लोग को देखने को मिलती हैं। अब देखो ये लिखो आप, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ग्लोबल एड्स स्ट्रेटजी 2021 से 2026 की, वैश्विक एड्स रणनीति 2021 से 2026 की। स्ट्रेटजी ये है कि इनइक्वालिटीज को खत्म करना और एड्स को खत्म करना है। इनइक्वालिटीज यानी कि भेदभाव जो या फिर असमानता जो हम लोग को देखने को मिलती है, उसको जो है वो खत्म करना है, और एड्स को जो है वो खत्म करना है, राइट। इसमें मेनली जो है फोकस किया जा रहा है पिछड़े वर्ग के ऊपर। इसमें रिकमेंडेशन के अंदर इसमें यही कहा गया कि PREP को जो है वो एक्सपेंड करो और भी ज्यादा लोगों तक जो है वो पहुंचाओ। ART की सर्विस, एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी, लोगों को जो है वो जल्दी से जल्दी डायग्नोस जो है वो करो। तो ये सब इनका मेन ऑब्जेक्टिव था। एग्जैक्ट आंकड़ा आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं है, बट आप ध्यान में रखो कि ये एक स्ट्रेटजी है जिसमें एड्स को और खत्म करना है और इनइक्वालिटीज को खत्म करना है, जिससे कि सभी लोगों को जो है वो एड्स की एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी जो है उसका एक्सेस मिल सके। अब भारत के क्या प्रयास हम लोग को जो है वो देखने को मिलते हैं, और इंटरनेशनल लेवल पर जो है वो क्या प्रयास किए जा रहे हैं, तो ये लिख लो आप, इंडिया का HIV एड्स एक्ट 2017, HIV एड्स अधिनियम 2017 जो है इंडिया का, और कुछ इनिशिएटिव्स हैं जैसे कि प्रोजेक्ट सनराइज, ये 2 चीज आप लिखो, सिर्फ ये इसके अंदर लिखो, इंडिया के अंदर ये 2 इनिशिएटिव हम लोग को देखने को मिलते हैं, जिसमें मेन फोकस यही है कि एड्स को जो है वो खत्म करना है, और स्पेशली फोकस जो है वो ब्रैकेट में लिख देना नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, क्योंकि वहां पर जो है वो देखो मेडिसिन का एक्सेस वगैरह जो है वो काफी कम है, राइट। क्योंकि वहां पर टेरेन जो है वो काफी खराब है, वहां पर जो रोड्स है, कनेक्टिविटीज जो है वो उतनी अच्छी नहीं है। फिर ग्लोबल लेवल पर आप लिख लो, यूनाइटेड नेशन पॉलिटिकल डिक्लेरेशन ऑन एंडिंग एड्स, यूनाइटेड नेशन पॉलिटिकल डिक्लेरेशन ऑन एंडिंग एड्स, संयुक्त राष्ट्र की राजनीतिक घोषणा एड्स के उन्मूलन पर, और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का ट्रीट ऑल। तो ये 2 इनिशिएटिव ग्लोबल लेवल पर हम लोग को देखने को मिलते हैं जो एड्स को कम करने के लिए और खत्म करने के लिए काम करते हैं। अब रिपोर्ट में क्या क्या सजेशंस हम लोग को जो है वो देखने को मिले, तो बहुत सिंपल सी चीज है कि भाई HIV को खत्म करने के लिए आप तेजी से जो है वो प्रयास करो, राइट। जो भी आप प्रयास कर रहे हो उसमें तेजी लेकर आओ, राइट। फिर फंडिंग कॉन्डम प्रोग्राम जो है इस पर जो है वो काम करो। प्रिवेंशन सर्विसेज फॉर की पॉपुलेशन, मतलब एक्सेस प्रोवाइड कराओ, बेसिकली एक्सेस, पहुंच, जो सेवाएं जो है उसकी पहुंच जो है वो लोगों तक होनी चाहिए, जैसे ART थेरेपी वगैरह। फिर कम्युनिटी लेड ऑर्गेनाइजेशन, काफी सारे ऑर्गेनाइजेशन जो काम करते हैं, राइट, तो उनको उनको जो है वो सशक्त बनाओ, उनको स्ट्रेंथन करो, एम्पावर करो, जिससे कि वो और तेजी से जो है वो काम कर सकें HIV को खत्म करने के लिए, राइट। कि प्रॉपर टाइम पर उसकी टेस्टिंग हो, प्रॉपर ट्रीटमेंट हो,
और हम इसको जो है वो रोकने के लिए सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड करा सकें, जिससे कि लोग अनप्रोटेक्टेड सेक्स वगैरह में इन्वॉल्व जो है वो ना हो। फिर इसके अलावा एनहेंसिंग ट्रीटमेंट एंड केयर, तो पहला तो यही है कि हम लोग को एचआईवी प्रिवेंशन पर काम करना है, फिर दूसरा ट्रीटमेंट पर फोकस करना है, तो ट्रीटमेंट इसका एआरटी है। तो ये चीज चाहो तो लिख सकते हो 95% लोग जो है वो जो एचआईवी से रह रहे हैं, इंश्योर करना 95% लोग जो एचआईवी से पीड़ित हैं 2025 तक उनका एआरटी ट्रीटमेंट जो है वो शुरू हो जाए। और ट्रीटमेंट से ज्यादा जरूरी होता है डायग्नोसिस की, प्रॉपर टाइम पर पता लग जाना चाहिए कि कौन सी मतलब उनको प्रॉब्लम्स है, क्योंकि आपको जब टाइम पर प्रॉब्लम के बारे में पता लग जाता है तो उसका ट्रीटमेंट भी आप जल्दी ले लेते हो और फिर जल्दी इलाज जो है वो होने के बाद जो है वो स्वस्थ हो जाता है इंसान। फिर इसके अलावा ब्रॉडर हेल्थ सिस्टम के साथ जो है वो एचआईवी सर्विसेज को इंटीग्रेट करना, यानी कि इंटरनेशनल लेवल या दूसरी कंट्रीज के साथ जो है वो मिलकर उनके एफर्ट्स, उनके प्रयास जो है, जो भी उनकी बेस्ट प्रैक्टिसेस है उसको अडॉप्ट करके जो है वो इस ट्रीटमेंट को और बेटर बनाना। तो ये सब मेन ऑब्जेक्टिव्स हम लोग को देखने को मिल रहे हैं जिस पर काम करने की आवश्यकता है। फिर इनइक्वालिटी और स्टिग्मा, स्टिग्मा तो आपको ऑलरेडी पता है, जो मैंने भी आपको बताया। अब देखो इसमें पहली चीज तो ऐसे पर्टिकुलर अपराध जो हम लोग को देखने को मिलते हैं, राइट, मतलब कानून जो देखने को मिलते हैं जिसके तहत एचआईवी ट्रांसमिशन को क्रिमिनलाइज किया जाता है और एचआईवी एक्सपोजर को क्रिमिनलाइज किया जाता है, तो उसको ऐसे कानून को जो है वो हटा दो। मतलब जैसे कि हम लोग को देखने को मिलता है ना कि कोई व्यक्ति, अब यार उसको खुद ही को नहीं पता कि उसको जो है वो एचआईवी है और उसने अगर किसी के साथ मतलब फिजिकल रिलेशनशिप जो है वो क्रिएट कर दी तो सामने वाले को भी एचआईवी हो जाता है। तो ऐसे में जिसने क्रिएट किया, जो एचआईवी वाला बंदा होता है, उसको पनिशमेंट जो है वो मिल जाती है, राइट, कानून के अकॉर्डिंग। तो ऐसे कानून को जो है वो हटाओ जिससे कि असमानता जो है वो खत्म हो इससे रिलेटेड, राइट। और इम्प्लीमेंट करो प्रोग्राम जिससे कि स्टिग्मा जो है वो दूर हो, जैसे कि अवेयरनेस प्रोग्राम होता है ना कि भाई कि एचआईवी छूने से जो है वो नहीं फैलता, तो ऐसे प्रोग्राम्स पर काम करने की आवश्यकता है। फिर फंडिंग बहुत ज्यादा जरूरी है। 9.5 बिलियन यूएस डॉलर 2025 तक जो है फंड करने की आवश्यकता है, राइट, स्पेशली लोअर मिडिल इनकम कंट्रीज के अंदर। तो ये चीज हम लोग को बस इसके अंदर देखने को मिल रही है जिसका एक आपको अच्छा आइडिया होना चाहिए। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये वाला टॉपिक जो है वो आपको अच्छे से क्रिस्टल क्लियर जो है वो समझ में आया होगा। यस, अब देखिएगा इस बात हो रही है इंडिया के डेवलपमेंट असिस्टेंस स्ट्रेटजी की, भारत की विकासात्मक सहायता रणनीति की। अभी देखिए यूनियन बजट 2024-2025 हमने जो है वो कवर किया था लास्ट लेक्चर में। इसमें हमें देखने को ये मिला बजट के दौरान कि इंडिया का जो कमिटमेंट है अपने नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी को लेकर, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉलिसी हम लोग को जो है वो देखने को मिलती है, नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी। ये आप एज इट इज जो है वो मेंशन करिएगा, इंटरनेशनल रिलेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है ये। तो इसमें हम लोग को जो है वो फोकस करना है हमारी आसपास की कंट्रीज के ऊपर सबसे पहले, राइट, हमारी नेबरिंग कंट्रीज के ऊपर, हमारी जो पड़ोसी कंट्रीज है ना उन पर हमें सबसे ज्यादा फोकस करना है। तो बजट के अंदर ये कहा गया कि हम लोग एक स्ट्रेटेजिक तरीके से जो है वो इस प्रकार से प्लान्स क्रिएट करेंगे और इस प्रकार से पार्टनरशिप करेंगे नेबरहुड के साथ, हमारी पड़ोसी देशों के साथ, कि जिससे कि जो है वो डेवलपमेंट जो है वो हम अचीव जो है वो कर सकें। क्योंकि देखो इंडिया का डेवलपमेंट असिस्टेंस स्ट्रेटेजी है कि हम हमारी आसपास की कंट्रीज में डेवलपमेंट को लेकर हेल्प करेंगे कि जिससे कि वो दूसरी कंट्री जो है वो मतलब डेवलप हो सके। तो ये हमारी स्ट्रेटेजी 2024-2025 के बजट में देखने को मिली। इंडिया के मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने जो है आउटलाइन किया कि हम जो है वो डेवलपमेंट असिस्टेंस प्लान जो है वो तैयार कर रहे हैं 2024-2025 के लिए, जिसमें हम लोग पार्टनरशिप करेंगे और रीजनल कनेक्टिविटी को जो है वो बढ़ाएंगे, यानी कि आपस में दो देशों के बीच में जो है वो कनेक्टिविटी जो है वो डेवलप हो सके, जिससे कि ट्रेड आसानी से जो है वो आ जा सके, राइट, ट्रेड इजी हो सके। क्योंकि ट्रेड इजी होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि इसमें फायदा जो है वो हम लोग को भी मिलेगा। क्योंकि अब देखो यहां पर जो चीज इसमें नहीं लिखी है वो चीज समझो, क्योंकि यही है सिविल सर्विसेज का गेम। अब हम आसपास की कंट्रीज को जो है वो क्यों टारगेट कर रहे हैं? सबसे पहले तो नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी क्यों है? क्योंकि आसपास की कंट्रीज जो होती हैं उनके साथ अगर हमारे संबंध अच्छे होंगे तो हम सिक्योर रहेंगे, पहली चीज तो। दूसरी चीज, इंडिया जो है वो मेक इन इंडिया के तहत या आत्मनिर्भर जो हमारे प्लान्स है उसके तहत हम आज की डेट में स्वदेशी चीजों पर काम कर रहे हैं कि इंडिया में ही हम लोग सामान बनाएंगे। और जब हम इंडिया में सामान बनाएंगे तो हमें चाहिए मार्केट उस सामान को बेचने के लिए। और अब आप देखिए कि इस प्लान के तहत हम लोग जो है वो क्या कर रहे हैं, रीजनल कनेक्टिविटी को जो है वो बूस्ट करने पर काम कर रहे हैं कि बड़े रीजनल कनेक्टिविटी को हम लोग जो है वो डेवलप कर सकें। तो जब कनेक्टिविटी बढ़ेगी, इंफ्रास्ट्रक्चर वहां पर डेवलप होगा, रोडवेज, रेलवेज, वाटरवेज के थ्रू, तो हम अपने सामान को जो है वो एक्सपोर्ट कर सकेंगे ऐसी कंट्रीज में। और जब हम सामान को एक्सपोर्ट करेंगे तो हमें मिलेगा पैसा और इससे हम हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ भी होगी।
तो इसके ड्यूअल ऑब्जेक्टिव होते हैं, एक तो संबंध अच्छे करना और दूसरा व्यापार में भी या आर्थिक आर्थिक स्थिति भी हमारी जो है वो मजबूत जो है वो हो जाएगी, राइट? तो इसकी आर्थिक रणनीति भी होती है, तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। सो ये इनिशिएटिव जो है वो मेनली इंडिया की नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी से एसोसिएटेड हम लोग को देखने को मिल रहा है, जिससे कि हम लोग को हमारी कंट्री के आसपास के जो पड़ोसी देश हैं उनके साथ अपने संबंध जो है वो अच्छे बनाने हैं। इसमें भूटान के बारे में बात करें तो भूटान के लिए सबसे ज्यादा पैसा रखा है हमने 2000, मतलब आप कह सकते हो कि 70 करोड़ के आसपास, ये लिखने की आवश्यकता नहीं है। नेपाल की बारे में बात करें तो 700 करोड़ जो है वो बढ़ा दिया गया है, राइट? यानी कि 700 करोड़ हो गया है बढ़ाकर। मालदीव्स के बारे में बात करें तो 400 करोड़, श्रीलंका के बारे में बात करें तो 245 करोड़, अफगानिस्तान के बारे में बात करें तो 200 करोड़। फिर दूसरी कंट्रीज के बारे में बात करें तो सेशल्स 40 करोड़ और 200 करोड़ जो है वो अफ्रीकन कंट्रीज के लिए रखा गया है। और स्पेशल प्रोजेक्ट जो है वो छाबर प्रोजेक्ट हम लोग को देखने को मिल रहा है। तो छाबर कहां पर है, कोई मुझे बता सकता है? ये अच्छा लिखा ही हुआ है यहाँ पे, ईरान। ईरान के अंदर हम लोग को देखने को मिलता है। यहाँ पर 100 करोड़ रुपए जो है वो हर साल लगाने की बात की गई है। अब इससे जो है वो क्या फायदा होगा? एक तो डिप्लोमेटिक रिलेशंस हमारे जो है वो काफी अच्छे होंगे, राजनयिक नयिक संबंध जो है वो काफी सुदृढ़ हम लोग को देखने को मिलेंगे कि होंगे, राइट? दूसरा हम लोग को देखने को मिलेगा कि वो क्षेत्र जो है वो स्टेबल जो है वो रहेगा, वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में जो इन्वेस्ट हम लोग करेंगे तो वहां पर मतलब कोई क्षेत्र जब स्टेबल कब होता है, जब इकोनॉमिक स्थिति जो है वो बेटर रहती है। तो हम अगर इकोनॉमिकली जो है वो काम करेंगे, और एक और मैं एक आपको ज्ञान देता हूं गाइस, देखो क्या होता है, आप लाइफ में, मैं एक बहुत अच्छी किताब अभी रिसेंटली जो है वो पढ़ रहा था, तो उसमें एक बहुत अच्छी बात जो है वो की गई थी। मैं चाहता हूं कि आपको वो बात बताना, जो कि आपकी लाइफ में जो है वो काफी हेल्प करेगी। देखो कई बार क्या होता है कि लाइफ में हम लोग काफी सारी चीजों से टूट जाते हैं। कई बार जैसे कि रिलेशनशिप में ब्रेकअप हो गया, कई बार जैसे कि फैमिली के अंदर कुछ प्रॉब्लम्स आ गई, राइट? प्रॉब्लम्स यानी कि कोई बीमार पड़ गया। कई बार हम लोग ने अपने किसी लव्ड वंस को जो है, जिससे हम प्यार करते हैं, जो हमारे बहुत दिल के करीब है, कोई भी हो सकते हैं वो, रिश्तेदार, दोस्त, वो हमसे दूर हो गए या इस दुनिया को छोड़ के चले गए। तो ये सब जो इमोशनल चीजें होती है ना, तो एक इंसान इन सब इमोशनल चीजों से उभर सकता है। बट अगर आपने अपनी फाइनेंशियल स्थिति जो है वो खराब कर ली ना, तो आपकी स्थिति और भी ज्यादा बुरी हो जाएगी। ये मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि देखो बहुत सारे महान लोग हैं, उनने एक ही चीज पर काम किया है, वो अपनी फाइनेंशियल स्थिति को ठीक करने पर काम किया है। कि आपको हमेशा एक चीज पर फोकस करना है कि लाइफ में चाहे कुछ हो जाए, आपको हमेशा फाइनेंशियल स्ट्रांग बनना है। पैसे कमाने के ऊपर आपको फोकस करना है, क्योंकि आप ये चीज नहीं करोगे ना, तो आपके लिए लाइफ में बहुत दिक्कतें जो है वो आ सकती हैं। जब जेब में पैसा होता है ना, तो बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम्स भी जो होती है ना, वो भी थोड़ी छोटी लगने लगती हैं। थोड़ी छोटी, मैं ये नहीं बोलता, देखो इमोशनल चीज बहुत बड़ी होती है। पैसा होने के बाद भी इंसान इमोशनली डाउन होता है, बट कम से कम परेशान तो नहीं होगा। आप इमोशनली डाउन हो तो आप फ्लाइट की टिकट जो है वो करा कर जा सकते हो, अगर जेब में पैसा है तो, कहीं पर भी जहां जाने का मन करे। जेब में पैसा है तो आपको काम करने का मन नहीं कर रहा, तो आप बोलोगे छोड़ो यार मुझे काम नहीं करना, मेरा भी मूड ऑफ है। बट आप सोचो, जब एक इमोशनली भी आप वीक हो और जेब में पैसा भी नहीं है, तो वो स्थिति क्या होगी? तो इसलिए पैसा इंपॉर्टेंट होता है। तो आपको पैसे पर भी फोकस करना है, आपको अपनी फाइनेंशियल मतलब स्ट्रॉन्ग करना है अपने फाइनेंसेस को, जिससे कि आप अपनी नीड्स को तो फुलफिल कर सको, प्लस जब आप इमोशनली डाउन हो जाओ, तब आपका पैसा जो है वो आपको हेल्प कर सके इमोशनली उठने में। बट जहां पैसा भी नहीं है और इमोशनली भी डाउन है ना, तो वो इंसान डिप्रेस होने लगता है, वो इंसान फिर आगे ग्रोथ ही नहीं कर पाता। ये चीज सच है। तो इसीलिए हमेशा इकोनॉमिकली चीजों को सोचना बहुत जरूरी होता है। हमेशा अपने आप को इकोनॉमिकली स्ट्रांग रखो। ब्रेकअप हुआ है, बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम हुई है आपकी लाइफ में, आप इमोशनली बहुत ज्यादा वीक हो गए हो, बट आपको अपने फाइनेंसिस को सैक्रिफाइस नहीं करना है। क्योंकि अगर आपने अपने फाइनेंसिस को छोड़कर सिर्फ एक ही धुन में बैठ गए ना, कमरा बंद करके, तो कुछ महीनों के बाद आपका बैंक हो जाएगा खाली, बैंक अकाउंट, और आपको बड़ी से बड़ी परेशानियां फेस करनी पड़ सकती हैं। तो इसलिए अपने आप को चाहे कुछ हो जाए, फाइनेंशियल स्ट्रांग बनाने पर काम करो। और यही चीज आपको देखो इंटरनेशनल रिलेशन भी सिखा रहा है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट को जो है वो सपोर्ट करना है, इकोनॉमिक ग्रोथ पर जो है वो काम करना है। जब इकोनॉमिक ग्रोथ होती है ना, तब ऑटोमेटिकली रिश्ते बहुत अच्छे बनते हैं। और ये बात दुनिया का सच है भैया।
जब जेब में होता है पैसा तब करती है दुनिया सलाम, और जहां जेब में पैसा नहीं है तो लोग मुंह मोड़ लेते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। तो ये चीज आपने देखी होगी कि इग्नोर इंसान तब करता है जब पैसा नहीं है आपके पास, बट जब जेब में भरा रहता है ना पैसा, तब लोग आपके आसपास जिस मक्खियों की तरह जो है मंडराते रहते हैं, भिनभिनाते रहते हैं। तो अपने आप को जो है वो स्ट्रांग करो फाइनेंशियल जितना हो सके। फिर इससे जो होगा स्ट्रेटेजिक इन्फ्लुएंस भी होगा। अब देखो यार, हम अपनी आसपास की कंट्रीज में अगर डेवलपमेंट करेंगे तो इंटरनेशनल लेवल पर ये सब कंट्रीज हमें सपोर्ट करेंगी कि नहीं करेंगी? यस। फिर एक और ये चीज होती है ह्यूमैनिटेरियन नीड्स को एड्रेस जो है वो करना, मानवीय आवश्यकताओं को। तो ऑब्वियस सी बात है यार, अब जैसे होता है ना कि कई, और हाँ एक और चीज देखो इसमें भी आई है, तो एक और ज्ञान देता हूं। अब आप जो भी कमा रहे हो ना, उसका कुछ ना कुछ हिस्सा, कोई भी आप 2%, 5%, 10%, जो आपको ठीक लगे, उतना हिस्सा जो है वो हमेशा वेलफेयर एक्टिविटी में जरूर रखना। किसी को खाना खिला दो, किसी को शिक्षित कर दो, तो ये बहुत जरूरी होता है। तो जैसे कि हेल्थ केयर, एजुकेशन, डिजास्टर रिलीफ, इन सब चीजों पर जो है वो हम लोग हेल्प करेंगे, राइट। और इंडिया का डेवलपमेंटल एफर्ट जो है, इससे हम लोग को जो है फोकस जो है वो ये देखने को मिलेगा, यानी कि हम जो है वो दूसरी कंट्रीज को डेवलप करने में एज अ बिग ब्रदर का जो रोल प्ले करेंगे, तो एक प्रकार से हम जो है वो पावरफुल बनेंगे उस क्षेत्र के अंदर। तो इंटरनेशनली हमारा प्रेजेंस जो है वो उस तरीके से दिखने लगेगा एज अ बिग ब्रदर के तौर पर, जो दिखता आ रहा है कंटिन्यूअसली। तो उसी स्ट्रेटेजी को जो है हमने आगे बढ़ाया है। तो ये है पूरा ओवरऑल टॉपिक। इसमें आपको नोट्स बनाने की आवश्यकता नहीं थी, राइट, हर एक चीज की। तो ये इंपॉर्टेंट बिल्कुल भी नहीं है, बट आपको दिमाग पर रखना है कि इंडिया की नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी के बारे में। तो ये क्या है इंडिया की नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी? तो इसमें हमारे आसपास की जो कंट्रीज हैं, राइट, साउथ एशिया उसके आसपास की हमारे जो पड़ोसी देश है, बेसिकली नजदीकी देश है, तो इनके बीच में कनेक्टिविटी को जो है वो इंप्रूव करना, डिजिटल इंटीग्रेशन करना, ट्रांसपेरेंसी के लिए, अकाउंटेबिलिटी के लिए। फिर इसके अलावा हम लोग जो है वो प्रायोरिटाइज करते हैं नॉन रेसिप्रोकल एंगेजमेंट। इसका मतलब क्या हुआ भैया? देखो, और ये चीज हमेशा हमेशा आप अप्लाई करना। जैसे होता है ना कि अगर आपका दोस्त आपसे कुछ पैसे मांग रहा है, या कोई भी आपसे कुछ उधारी ले रहा है, तो एक चीज मैं आपको क्लियरली बता दूं, उधारी अगर किसी को दे रहे हो तो उतनी दो जितनी आप भूल सको। ये मैं बताऊं क्यों बोल रहा हूं आपको, क्योंकि कई बार ऐसा होता है, मैं तो खुद भुगतभोगी हूं, कि पैसा देने के बाद सामने से पैसा जो है वो रिटर्न होता नहीं है, और जब मांगने की कोशिश करो तो रिलेशनशिप खराब हो जाते हैं, गाली गलौज हो जाती है, और बहुत स्थिति खराब हो जाती है। तो अगर आप किसी को उधार दे रहे हो तो एक ही शर्त पर उधार दो, कि हाँ भाई इतना पैसा, ये पैसा मैं भूल सकता हूँ या भूल सकती हूँ, तभी देना, वरना मत देना। तो हम भी यही कर रहे हैं कि नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी में डेवलपमेंट करेंगे और भूल जाएंगे कि लो भाई हमने डेवलपमेंट कर दिया तुम्हारे लिए, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं, तुम हमारे लिए करो ना करो, हमें उससे मतलब नहीं, ये हमारा ऑब्जेक्टिव है। हाँ, बट इससे फायदा म्यूचुअली होता है। भाई अगर आप किसी दोस्त को अपने पैसा जो है वो उधार दे रहे हो, जैसे मेरा और मेरे दोस्तों के बीच में, यानी कि एक दो लोग हैं बस, ऐसा नहीं कि कोई हजारों लोग के साथ अपन ये सब चीजें करते हैं, कभी नहीं करनी चाहिए। एक दो लोग आपके होने चाहिए। मतलब मेरे साथ आज भी ऐसा है कि मैं अगर रात में 2 बजे, मेरा एक दोस्त बैठा हुआ है हैदराबाद में, उसको अगर मैं एक फोन लगा के रात में 50 लाख रुपए मांग लूं, तो मेरे पास 50 लाख रुपए विद इन 1 घंटा जो है वो आ जाएगा। तो वो इतनी बड़ी वो चीज जो है वो रखता है कि एक कॉल पे 50 लाख रुपए ट्रांसफर करने की वो हैसियत है। और वो क्यों? क्योंकि वो वैसे संबंध बनाए, म्यूचुअल बेनिफिट्स। तो इससे ये सब चीजें जो है होती है, क्योंकि ये कब होता है? जब आप गिव एंड टेक करते हो। बट यहां पर अब आप बोलोगे सर आपने पहले पॉइंट में तो बोला कि नॉन रेसिप्रोकल। देखो, नॉन रेसिप्रोकल मतलब मैं आस नहीं रखूंगा। मैं ये नहीं बोलूंगा कि यार मैंने उसके लिए कुछ कर दिया तो वो भी मेरे लिए कुछ करे, राइट। बट जब आप ऐसे एटीट्यूड में जीते हो ना, तो आपके लिए दुनिया करने के लिए रेडी होती है, ये बात याद रखना। आप अगर ऐसी माइंडसेट से हो जाते हो कि आपने करके भूल गए आप, ठीक है, तो आपको दुनिया सलाम करेगी, गजब आदमी है यार ये। हाँ, बट बेवकूफ नहीं बनना है, राइट। ये मतलब इसमें क्या होता है कि किसी के लिए करना और किसी के लिए बेवकूफ बनना, इसमें एक बहुत ही पतली सी लाइन होती है, और वो लाइन क्रॉस करने में देर नहीं लगती है। कई बार कुछ लोग आपको बेवकूफ बनाते रहेंगे अपनी परेशानी बोल बोल कर, आप बनते जाओगे, या उनकी जेब में पैसा है तो भी आपके पास आकर बैठे रहेंगे और आपसे खर्चा करवाते रहेंगे, और आप करते जा रहे हो। मतलब दैट मीन्स कि यू आर बिकमिंग फूल, आप बेवकूफ बन रहे हो। तो ये बेवकूफ नहीं बनना है, समझदार बनना है। हेल्प करो जरूरतमंदों की। दोस्तों के साथ भी बैठे हो तो एक बार दो बार परखो कि भाई कैसा है, क्या है। हाँ, एक्चुअल उसकी स्थिति खराब है तो फिर उसमें कोई मैटर ही नहीं करता। बट हाँ, अगर आपको लग रहा है कि सामने वाला उल्लू बना रहा है, तो फिर नहीं भाई, तो बेवकूफ बनना नहीं है। नेक्स्ट फिर हम लोग को देखने को मिलता है कि टेंजिबल आउटकम्स इन बायलैटरल एंड रीजनल कोऑपरेशन।
कि जो भी हम लोग को देखने को मिलता है ना कि दिखने चाहिए आउटकम्स, रिजल्ट दिखना चाहिए। अगर हम संबंध बना रहे हैं किसी के साथ, हाँ ठीक है, दिमाग में तो डिप्लोमेटिकली ये रखना है कि भाई रिटर्न कुछ आना नहीं चाहिए, बट वो दिखना चाहिए कि सामने वाला पीठ पीछे तो हमारे बारे में उल्टा सीधा नहीं बोल रहा। देखो यही चीज है इंटरनेशनल रिलेशन में, और बहुत ही खूबसूरत है ये टॉपिक। इसको इसी तरीके से समझना है। दूसरी कंट्री के साथ आप डेवलपमेंट कर रहे हो, अब जैसे हम फॉर एग्जाम्पल की श्रीलंका के साथ जो है वो मिलकर डेवलपमेंट कर रहे हैं, उसकी हेल्प कर रहे हैं, और श्रीलंका टेबल में चाइना के साथ बैठकर हमारी बुराई कर रहा है, तो आपको अपनी नजर गड़ा के रखनी है कि आपके पीठ पीछे अगर एक बार किसी ने कुछ बोला तो गेट लॉस्ट। हाँ, डिप्लोमेटिक चीजें हैं, गेट लॉस्ट भी नहीं कर सकते कि दोनों के साथ संबंध बनानी है। यस, तो उसको अपने पास रखो, और जिस दिन मौका मिलेगा उस दिन सीने पे गोली पड़वा दो। गेम इज दिस। समझ रहे हो बातों को? मतलब समझ में आ रही है चीजें कि नहीं आ रही? देखो, अगर चीजों को समझना है तो उसको इजी तरीके से, इस तरीके से समझो जो आपकी लाइफ में चल रहा है, जो आपके आसपास है। यही तो गेम है जो आपको सीखना है सिविल सर्विसेज को क्रैक करने के लिए। यही तो पर्सनालिटी है जो आपको अपनी डेवलप करनी है, कि बेवकूफ नहीं बनना है लोगों से, राइट? स्ट्रॉन्ग माइंडसेट जो है वो क्रिएट करके रखना है कि आपको कोई धोखा ना दे सके। और ब्यूरोक्रेसी का एक सबसे बड़ा रूल है कि ब्यूरोक्रेसी कभी भी धोखे को माफ नहीं करती है। हाँ, किसी ने आपको धोखा दिया, स्माइल करो, बोलो कि वेरी गुड, अच्छा लगा, बट उसको अपने आसपास ही घूमने दो, और जिस दिन मौका मिले उस दिन उसको ऐसे जाल में फंसाओ कि वो आपके पैर पड़ता रहे छूटने के लिए। तो दिस इज ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरोक्रेसी कभी भी किसी चीज को भूलती नहीं। हाँ, अगर किसी ने आपका भरोसा तोड़ा है तो दोबारा उस पर भरोसा नहीं करना है, चाहे कुछ हो जाए, चाहे कुछ हो जाए। आगे की चर्चा करें, स्ट्रेटेजिक गोल, तो हमें सिक्योरिटी पर फोकस करना है, हमें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर फोकस करना है, इकोनॉमिक ग्रोथ पर फोकस करना है। ये मिलकर हो सकता है, तो ये हमारे स्ट्रेटेजिक गोल्स हैं। ये बहुत बढ़िया है। ये तीनों पॉइंट्स है वो आप लिख लीजिए। ये तीनों पॉइंट जो है वो भारत की फर्स्ट नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी से एसोसिएटेड है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आज की डेट में हमारे चैलेंजेस क्या है? तो सबसे बड़ा चैलेंज तो भैया बॉर्डर डिस्प्यूट ही हम लोग को देखने को मिलता है आसपास की कंट्रीज के साथ, राइट? बॉर्डर को लेकर ही विवाद जो है वो होते रहते हैं। अब कई बार टेररिज्म और सिक्योरिटी कंसर्न भी हम लोग को देखने को मिलता है। टेररिस्ट का मूवमेंट जो है वो हो जाता है, और टेररिस्ट का मूवमेंट कब होगा? जब अथॉरिटीज कई बार जो है वो इन्वॉल्व हो जाती हैं दूसरी कंट्रीज की तरफ से। फिर इकोनॉमिक बैरियर भी कई बार हम लोग को जो है वो देखने को मिलता है। कई बार ये हो जाता है ना कि कस्टम ड्यूटी सामने वाली कंट्री इंक्रीज कर देती है, या सामने वाली कंट्रीज के ऊपर दूसरी कंट्रीज सैंक्शन लगा देती हैं। जैसे ईरान का केस ले लो। ईरान के अंदर हमारा छाबर पोर्ट है, उसका प्रोजेक्ट है, तो यूनाइटेड स्टेट्स ने ईरान के ऊपर सैंक्शन लगा दिया था, इकोनॉमिक सैंक्शन, और हमसे बोल दिया था कि, और सभी कंट्री से बोल दिया था कि कोई भी कंट्री ईरान के साथ ट्रेड नहीं करेगी। तो ऐसी ऐसी दिक्कतें भी कई बार जो है वो आ जाती हैं। फिर कई बार बहुत बुरी स्थिति भी हो जाती है, एनवायरमेंटल या फिर ह्यूमैनिटेरियन इश्यूज हम लोग को देखने को मिलता है। तो ये सब चीजें हैं। तो इंडिया इस प्रकार से जो काम कर रही है अपने बजट के थ्रू, यानी कि बजट में इस चीज का जिक्र जो है वो हुआ है, तो इसके थ्रू इंडिया जो है वो दोबारा से अपनी नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी जो है उस पर जो है वो और बेटर तरीके से काम करके इस क्षेत्र में साउथ ईस्ट एशियन रीजन पे जो है वो उभर कर एक सनराइज की तरह जो है वो उभर कर जो है वो सबको हेल्प जो है वो करने पर फोकस कर रही है। जैसे सूर्य जो है ना वो सबको सबको एक समान जो है वो ऊर्जा प्रदान करता है, तो वही इंडिया जो है वो करने का काम कर रही है। एनीवेज, तो आगे की जो है वो हम लोग चर्चा करेंगे। तो आई होप कि ये टॉपिक आपको अच्छे से क्लियरली समझ में आया होगा। यस, अब देखिए यहाँ पर बताया जा रहा है कि कुछ चेंजेस जो है वो बजट 2024-25 में इंट्रोड्यूस किए गए हैं, तो इसके बारे में हम लोग जो है वो बात करेंगे। सबसे पहली चीज तो हम लोग को देखने को मिला, ही है ऑलरेडी हमने डिस्कस भी किया था, कि माइक्रो स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइजेस पर मेनली जो है फोकस जो है वो किया गया है। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों पर मेन फोकस जो है वो हम लोग को देखने को मिल रहा है, राइट? और इंडिया के इकोनॉमिक सेक्टर को, हमारा जो आर्थिक क्षेत्र जो है उसको पुनर्जीवित करना है, उसको रिवाइव जो है वो करना है, या रिवाइटलाइज जो है वो करना है, इस पर जो है वो मेन ऑब्जेक्टिव हम लोग को देखने को मिल रहा है। तो इसके अंदर टैक्स में कुछ अमेंडमेंट्स हम लोग को जो है वो देखने को मिले। क्रेडिट स्कीम को जो है वो बढ़ाया गया, राइट? जो लोन देने वाली जो स्कीम्स हम लोग को देखने को मिलती है ना, तो उसको जो है वो बढ़ा दिया गया, उसमें और ज्यादा लोन जो है वो दिए जाएंगे। फिर टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट पर जो है फोकस जो है वो किया जा रहा है कि अच्छी बेटर टेक्नोलॉजी जो है वो हम लोग अडॉप्ट करें। तो अब देखिए क्या क्या चेंजेस हम लोग को टैक्सेशन और इकोनॉमिक पॉलिसी में देखने को मिले। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ध्यान से समझिएगा। एंजल टैक्स, एंजल टैक्स जिसका मेन एम हम लोग को देखने को मिलता है कि इन्वेस्टमेंट प्रैक्टिसेस जो है उसको मॉनिटर करना है स्टार्टअप्स में, इसको खत्म कर दिया गया है। और ये बहुत अच्छी चीज हुई है, क्योंकि बहुत समय से इसकी जो है वो डिमांड थी, क्योंकि काफी सारे स्टार्टअप जो है उनको जो है वो काफी ज्यादा टैक्स जो है वो सरकार को पे करना पड़ रहा था एंजल टैक्स के तौर पर। क्योंकि देखो कई बार क्या होता है,
अभी एंजल टैक्स क्या है पहले वो चीज समझो आप, नहीं तो फिर समझोगे नहीं तो फिर मजा नहीं आएगा। अब देखो क्या होता है कि एग्जाम्पल के तौर पर कि जैसे कि मैंने कोई एक प्रोडक्ट बनाया, ठीक है? अब वो प्रोडक्ट की एक्चुअल वैल्यूएशन जो है फॉर एग्जांपल 1 करोड़ है, ठीक है? मैंने एक कंपनी ओपन करी, उसमें मैंने एक प्रोडक्ट बनाया, उसकी एक्चुअल वैल्यूएशन जो है वो उस कंपनी की 1 करोड़ आ रही है। अब मुझे उस वैल्यूएशन से ज्यादा प्राइस पे अगर कोई इन्वेस्टमेंट कर देता है, जैसे कि आप मुझसे मिले, आपको अच्छा लगा कि अरे हाँ यार, कि मेरे प्रोडक्ट में जो है वो दम है और मेरी स्ट्रेटजीज में दम है, आगे चल के हम अच्छा जो है वो ग्रो कर पाएंगे, बट आप चाह रहे हो कि आप मुझे जो है वो एक्स्ट्रा अमाउंट देना, 1 करोड़ की जगह आप मुझे 1.5 करोड़ रुपए दे रहे हो, राइट? फंडिंग के तौर पर। अब मेरी कंपनी की वैल्यूएशन ही 1 करोड़ है, बट आप मुझे 1.5 करोड़ रुपए दे रहे हो, हेल्प कर रहे हो, राइट? क्यों? क्योंकि आपको पता है कि हाँ यार, ये आगे चल के इसका अच्छा ग्रोथ जो है वो होगी। तो जब भी किसी शेयर की वैल्यूएशन से ज्यादा में जब इन्वेस्टमेंट होता है, तो वो जो एक्स्ट्रा जो अमाउंट होता है वो एंजल टैक्स की कैटेगरी में आ जाता है। अब स्टार्टअप्स को तो दिक्कत है भाई, उनको तो जितना ज्यादा पैसा चाहिए उतना उनके लिए हेल्पफुल होगा, उनकी मार्केटिंग के लिए, आगे बढ़ने के लिए। तो उनको जो ये पैसा सरकार को देना पड़ जाता था टैक्स के रूप में, तो वो उसमें अब कटौती जो है वो हो गई है, जो बहुत बढ़िया चीज हम लोग को देखने को मिल रही है। इससे और भी ज्यादा फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है वो इंडियन स्टार्टअप्स में जो है वो आएंगे, और इससे इनोवेशन में जो है वो ग्रोथ होगी, इनोवेशन और ग्रोथ जो है वो आगे होगा, राइट? फिर ऐसे ही एक इक्वलाइजेशन लेवी हम लोग को जो है वो देखने को मिलती है, वो 2% हम लोग को ई कॉमर्स ट्रांजेक्शन पर देखने को मिल रही है, जो कि हटा दी गई है। इससे डिजिटल कंपनीज के ऊपर बर्डन जो है वो थोड़ा सा रिलैक्स हो गया, यानी कि डिजिटलाइजेशन को बढ़ाना है। अब इसमें जो है वो क्या होता था कि डिजिटल कंपनीज को जो है वो 2% जो है वो टैक्स के तौर पर जो है वो देना ही पड़ता था अपने ट्रांजेक्शन्स का, राइट? अब ये इसलिए लाया गया था बेसिकली क्योंकि क्या होता है यार, ये अब जैसे एमएनसीज हैं, अब फॉरेन कंट्री में मौजूद एक कंपनी है जो इंडिया के अंदर पूरा अपना बिजनेस जो है वो चला रही है, जैसे अमेजॉन, है ना? अब इसमें जो है वो ऑनलाइन या फिर गूगल को ले लो आप, गूगल एड्स वगैरह के थ्रू हम लोग को देखने को मिलता है ना, गूगल अर्न जो है वो करता है, कमाई करता है। तो इंडिया में उसकी अर्निंग हो रही है, बट इंडियन गवर्नमेंट को टैक्स नहीं मिल रहा, तो इसलिए ये सब चीजें जो है वो लाई गई थी। बट अभी इसको हटा दिया गया है, जिससे कि डिजिटल कंपनीज जो है वो और बेटर तरीके से इंडिया के अंदर जो है वो ऑपरेट जो है वो कर सकें। तो देखिए आप, और तो ये ऐसी कुछ प्रैक्टिस हम लोग को जो है वो 2 प्रकार की देखने को मिली, जो आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आगे की चर्चा करें, कैपिटल गेन और सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, एसटीटी। तो रिवाइज रूल जो है वो कैपिटल गेन्स के लिए अब अब इंक्लूड किया है, जो कि सिंप्लीफाई किया है जिसने होल्डिंग पीरियड को, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म गेन्स जो है उनको इफेक्टिव तरीके से जो है वो अलग अलग करना। एसटीटी यानी कि सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स, फ्यूचर्स और ऑप्शंस के लिए ये इंक्रीज जो है वो कर दिए गए, जिससे कि और बेटर तरीके से जो मार्केट के अंदर स्टेबिलिटी लाई जा सके, और जो रिस्की शेयर जो होते हैं, रिस्की इन्वेस्टमेंट जो होते हैं, उसको जो है वो बेटर रेगुलेट जो है वो किया जा सके। तो शेयर मार्केट को रेगुलेट करने के लिए एसटीटी जो हम लोग को देखने को मिल रहा है वो बढ़ाया गया है। आगे की जो है वो चर्चा करें, एमएसएमई को इम्प्रूव और बेटर बनाने के लिए और उसमें ग्रोथ लाने के लिए नई क्रेडिट इनिशिएटिव जो है वो लाए गए हैं, नए लोन देने वाले इनिशिएटिव लाए गए हैं। तो पब्लिक सेक्टर बैंक जो है वो अडॉप्ट कर रही है नए क्रेडिट असेसमेंट मॉडल, ये बहुत जरूरी था, राइट? एमएसएमई डिजिटल फुटप्रिंट्स के आधार पर कि एमएसएमई किस प्रकार से ऑपरेट कर रही है, उस आधार पर उनको लोन जो है वो दिया जाएगा, नहीं तो कई बार एनपीए की प्रॉब्लम इसमें जो है वो ज्यादा बढ़ जाती थी। तो ये जो ट्रेडिशनल एसेट बेस्ड एवोल्यूशन है उसको हटाकर एमएसएमई जो है वो किस तरीके से जो है वो आगे काम कर रही है, कितना उसका प्रेजेंस है, वो सब चीजें देखकर जो है वो एमएसएमई को लोन दे दिया जाएगा। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मुद्रा की लोन लिमिट जो है वो डबल कर दी गई है, 10 लाख से 20 लाख जो है वो कर दी गई है, और इससे हम लोग को देखने को मिलेगा कि जो ये छोटे, जो माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइज में जो छोटे उद्यमी जो रहते हैं ना, एंटरप्राइज जो हम लोग को देखने को मिलता है, उनको सबसे ज्यादा जो है वो बेनिफिट मिलेगा लोन्स में, राइट? यानी कि लोन उनको मिल जाएगा और वो अपने काम जो है वो बेटर तरीके से कर सकेंगे। और इसके अलावा क्रेडिट गारंटी स्कीम के बारे में बात करें तो एमएसएमई के लिए क्रेडिट गारंटी स्कीम जो है वो लाई जा रही है। इनको कोई भी कोलेटरल की, यानी कि कोई भी कोलेटरल का मतलब ये होता है कि गारंटी, आप कोई चीज जमा करते हो ना बैंक के अंदर, तो उसको कोलेटरल बोलते हैं, गिरवी रखते हो, है ना? तो जो भी चीज गिरवी रखने की अब एमएसएमई को जो है वो आवश्यकता जो है वो नहीं पड़ेगी, या थर्ड पार्टी गारंटी की आवश्यकता जो है वो नहीं पड़ेगी, उसकी बिना आवश्यकता के उनको जो है वो लोन्स मिल जाएगा। फिर इसका मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि अपग्रेडेशन जो है वो करना, टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन को बूस्ट करना और कॉम्पिटिटिवनेस जो है वो लेकर आना, कि ज्यादा से ज्यादा एमएसएमई जो है वो मार्केट में उतरे। फिर इसके अलावा हम लोग को देखने को मिला टीआरईडीएस प्लेटफॉर्म जो है उसको एक्सपेंड जो है वो इन लोगों ने किया है, टर्नओवर थ्रेशोल्ड जो है वो मैंडेटरी कर दिया गया है टीआरईडीएस प्लेटफॉर्म के लिए।
पहले 500 करोड़ रुपए था, अब वो 250 करोड़ रुपए हम लोग को जो है वो देखने को मिल रहा है। मेन ऑब्जेक्टिव यही कि और भी कंपनीज को इसके अंदर जो है वो शामिल करना है, राइट? ठीक है। नेक्स्ट सिडबी, स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, इन्होंने अपनी ओपन नई ब्रांचेस जो है ये ओपन करेंगे मेजर एमएसएमई क्लस्टर के ऊपर। तो एमएसएमई माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस पर मेनली जो है फोकस यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो ये कुछ चेंजेस जो है वो इकोनॉमिक सेक्टर में, फाइनेंशियल सेक्टर में जो है वो लाए गए थे। एक बार मैं रिपीट कर दूं तो सिडबी जो है वो एमएसएमई के लिए अपनी और ब्रांचेस ओपन करेगा। टीआरईडीएस प्लेटफॉर्म जो है उसका जो टर्नओवर जो वो था, जो आप कह सकते हैं मैंडेट था, वो 500 करोड़ से 250 करोड़ जो है वो कर दिया है, जिससे कि और भी ज्यादा कंपनी जो है वो इसके अंदर शामिल जो है वो हो सके। अब क्रेडिट गारंटी स्कीम के तहत एमएसएमई को अब अलग से कोई भी चीजों को गिरवी रखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, थर्ड पार्टी गारंटी की आवश्यकता जो है वो नहीं पड़ेगी। फिर इसके अलावा मुद्रा लोन जो है वो बढ़ा दिया गया है, 10 लाख से 20 लाख जो है वो कर दिया गया है। पब्लिक सेक्टर बैंक जो है वो अब इस्तेमाल जो है वो करेंगे एक नए मेथड का, नए मॉडल का, जिसके थ्रू जो है वो एमएसएमई के डिजिटल फुटप्रिंट के आधार पर उनको एनालाइज करके उनको लोन्स दिया जा सकेगा। एसटीटी की अगर हम बात करें तो एसटीटी जो है उसमें टैक्स को बढ़ाया गया है, जिससे कि जो रिस्की जो शेयर्स हम लोग को देखने को मिलते हैं उसको बेटर तरीके से रेगुलेट किया जा सके, और शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म गेन्स जो होते हैं उनको डिफरेंशिएट कर दिया गया है। 2% इक्वलाइजेशन लेवी जो लगती थी ये डिजिटल कंपनीज के ऊपर, उसको हटा दिया गया है। एंजल टैक्स को जो है वो हटा दिया गया है। तो ये सब फैक्ट्स हैं जो मैंने भी आपको बताए, ये आपको थोड़ा सा जो है वो ध्यान में रखने की आवश्यकता है। नेक्स्ट, इन्फ्लेशन यानी कि मुद्रा फीसदी। कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन इंडिया के अंदर, इसमें फ्लक्चुएशन हम लोग को देखने को मिल रहा है। उपभोक्ता मूल्य मुद्रा फीसदी में उतार चढ़ाव हम लोग को देखने को मिल रहा है, और ये उतार चढ़ाव जो हुआ है वो फूड प्राइस के कारण जो है वो हुआ है। मेरा एक सिंपल सा क्वेश्चन, क्या कोर इन्फ्लेशन में, क्या कोर इन्फ्लेशन में फूड प्राइसेस को जो है वो शामिल किया जाता है? सिंपली आंसर करो यस और नो। रीसेंट रिपोर्ट के अंदर हम लोग को देखने को मिल रहा है कि जो सब्जियों के जो कीमतें हैं उसमें बढ़ोतरी हुई है, राइट? तो इसी कारण से जो है ये चेंजेस हम लोग को नजर आ रहे हैं। तो करंट सिनेरियो जो है वो क्या है? तो जून 2024 में जो इन्फ्लेशन जो था वो 5.1% बढ़ गया था 4.8% से। फूड प्राइसेस जो खाने की जो कीमतें जो हम लोग को देखने को मिल रही है, खाद्य कीमतें जिसको हम लोग बोलते हैं, उसमें बढ़ोतरी जो है वो हो गई है, और इसी कारण फूड इन्फ्लेशन जो है वो 8.4% तक जो है वो पहुंच गया था जून 2024 में। क्या क्या फैक्टर्स है जिसके कारण से फूड इन्फ्लेशन जो है वो बढ़ रहा है? एक तो देखो यार, वेदर चेंजेस, क्लाइमेट चेंज के कारण बहुत बुरी स्थिति हो गई है। वीक मानसून, हीट वेव्स, इन सब के कारण फसलें जो है वो खराब हुई हैं, और फसलें खराब होने के कारण फसलों सप्लाई जो है वो कम हो गया, डिमांड जो है वो ज्यादा है। तो सप्लाई कम, डिमांड ज्यादा, तो ऑटोमेटिकली प्राइस तो इंक्रीज होना ही है। फिर फ्यूल के प्राइस जो है वो बढ़ गए हैं। अब सामान जो है वो एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाना है, तो ट्रांसपोर्टेशन के लिए फ्यूल तो लगता ही है। फिर सप्लाई चेन जो है वो खराब हुई है, राइट? चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन की बात हो, चाहे वो लेबर शॉर्टेज की बात हो, राइट? फिर ग्लोबल इंपैक्ट में रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट के कारण भी सप्लाई चेन जो है वो डिसरप्ट हुई है। तो ये सब कारण है जिसके चलते हम लोग को देखने को मिला कि फूड इन्फ्लेशन नजर आया, खाद्य मुद्रा फीसदी जो है वो बढ़ती हुई हम लोग को नजर आई। आगे की चर्चा करें, सरकार ने जो है वो क्या क्या कदम उठाए हैं ये खाद्य मुद्रा फीसदी को जो है वो ठीक करने के लिए। तो पहली चीज तो सब्सिडाइज कमोडिटीज। सरकार ने बोला कि भैया देखो यार, हम जो है वो सब्सिडाइज वेजिटेबल जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, जैसे ओनियन, टमाटोस, यानी कि सरकार महंगे में खरीद कर सस्ते में जो है वो पब्लिक को देगी, स्पेशली यहाँ पर रखवाएगी पीडीएस में। फिर बफर स्टॉक मैनेजमेंट, इसके अंदर हम लोग को जो है वो देखने को मिलेगा कि एसेंशियल कमोडिटीज को मेंटेन जो है वो किया जाएगा, प्राइस को स्टेबलाइज करने के लिए। ये भी सरकार जो है वो करती है। सरकार क्या करती है, एक बार में अपने पास स्टॉक जो है वो मेंटेन कर लेती है कि इस प्रकार के संकट में फिर वो उस स्टॉक को जो है वो रिलीज करे। फिर इसके अलावा एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस को कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये नीचे कमेंट बॉक्स पर लिखकर बताएं। पहले भी ये 2-3 दिन पहले भी एक टॉपिक आया था, तो मैंने भी एक क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछा था। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इकोनॉमिक्स के लिए, एमएसपी, तो इस पर जो है फोकस करके रखिएगा। फिर इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, तो सरकार जो है वो कोल्ड स्टोरेज सिस्टम पर इन्वेस्टमेंट जो है वो कर रही है, राइट? ट्रांसपोर्टेशन, जो कोल्ड स्टोरेज जो है वो बना रही है, जिससे कि सब्जियां वगैरह जो है वो खराब ना हो। तो ये सब चीजें, ये सब कदम जो है वो सरकार उठा रही है खाद्य मुद्रा फीसदी को जो है वो ठीक करने के लिए। फिर पॉलिसी जो है वो हम लोग को क्या क्या चीजें देखने को मिल रही, कौन सी पॉलिसी, कौन सी नीतियां हम लोग को देखने को मिल रही है? तो बताया जा रहा है कि इन्फ्लेशन टारगेटिंग से फूड को जो है वो हटाया गया। ये प्रपोजल भी रखा है इकोनॉमिक सर्वे 2023-2024 में कि भाई कि फोकस करो मॉनेटरी पॉलिसी के ऊपर कोर इन्फ्लेशन पर, यानी कि कोर इन्फ्लेशन पर आप फोकस करो। जैसे मैंने भी आपको बताया था, कोर इन्फ्लेशन में दो चीजों को हटा दिया जाता है, एक खाद्य यानी कि फूड, और दूसरा फ्यूल यानी कि ऊर्जा। ये दो चीजों को हटाकर कोर इन्फ्लेशन जो है वो बनता है। तो बोल रहे हैं कि ये जो हम लोग को इकोनॉमिक सर्वे 2023-2024 में प्रपोजल ये था कि मॉनेटरी पॉलिसी बनाते समय
आप जो है वो कोर इन्फ्लेशन पर ध्यान दो, यानी कि फूड और फ्यूल को जो है वो हटा दो। फिर डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर पर जो है वो फोकस करो, राइट, डीबीटी। आप आप क्या करो, असिस्टेंस प्रोवाइड कराओ, जो भी लोग जो है वो इम्पैक्टेड है, यानी कि पिछड़े वर्ग वाले जो लोग हैं, तो उनको जो है वो डीबीटी के थ्रू हेल्प करो, राइट, पैसा देकर जो है वो हेल्प करो कि जिससे कि वो खाना परचेज कर सकें। फिर जैसे कि यूएस, यूके, कनाडा जैसी कंट्री से जो है वो आप लर्निंग लो, सीखो कि वहां पर उन्होंने फूड और एनर्जी प्राइसेस को इन्फ्लेशन टारगेटिंग से हटा दिया है। वही सेम चीज कोर इन्फ्लेशन की जो हमने बात करी है। ये देखो, ये छोटी चीजें होती हैं कि कोर इन्फ्लेशन में क्या आता है, अगर ये जिसको पता होगा तो ऑब्वियस सी बात है, वो उसी को पता होगा जिसने जनरल स्टडीज ध्यान से पढ़ी होगी। और ये हर कोचिंग्स के अंदर मैं आपको गारंटी देता हूँ उस तरीके से पढ़ाया नहीं जाता है कि कोर इन्फ्लेशन एग्जैक्टली, मतलब आपको सिंप्लीफाई करके चीजें बताई नहीं जाती है, गारंटी दे रहा हूं मैं आपको। बट हमारे यहाँ पर हम प्रॉपर तरीके से एक एक चीज डिटेल में जो है वो बताते हैं, जिससे कि आपको एक टॉपिक से रिलेटेड प्रॉपर क्लैरिटी जो है वो मिल सके। तो इसलिए जिनको भी ज्वाइन करना है, इस दिए गए नंबर पर जो है आप कांटेक्ट करके ज्वाइन कर सकते हैं हमारे कोर्सेज को। अब आज की डेट में चुनौतियां जो है वो क्या है, तो सप्लाई चेन इंप्रूव करना, इन्वेस्ट करना इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, राइट, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर की प्रॉब्लम है तो इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम करो भाई, राइट, अवसंरचनाएं पर काम करो। नेक्स्ट, रेगुलेटरी मेजर्स प्रॉपर तरीके से मॉनिटर करो, राइट, कि कोई कोई कहीं जमाखोरी तो जो है वो नहीं कर रहा, इन्फ्लेशन का कारण जमाखोरी तो नहीं हो रही है। टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करो, मॉडर्न एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी पर काम करो, जिससे कि क्लाइमेट रेजिलिएंट क्रॉप्स जो है वो हम लोग को देखने को मिल सके, राइट। ठीक है, तो ये चीज थी एक छोटी सी, जिसके बारे में एक आपको आइडिया होना चाहिए। आई होप कि ये टॉपिक बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो, यूनियन बजट 2024-2025 में इंडियन एग्रीकल्चर सेक्टर पर भी फोकस किया गया है। भारत के कृषि क्षेत्र को आगे बढ़ाने के ऊपर फोकस किया गया है। इसमें स्पेशली फोकस किया है कि गांव क्षेत्रों में जो महिलाएं हैं उनको सशक्त बनाना है, और हम लोग को फार्मिंग को सस्टेनेबल फार्मिंग करना है। अब पता है, इसमें बजट में नेचुरल फार्मिंग का जिक्र था, तो आप नेचुरल फार्मिंग लिखेंगे तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा। ये इनिशिएटिव का मेन ऑब्जेक्टिव हम लोग को ये देखना है कि प्रोडक्टिविटी, उत्पादकता पर फोकस है, रेजिलियंस पर फोकस है, मतलब कि क्रॉप जो है उन पर क्लाइमेट चेंज का, जलवायु परिवर्तन का इफेक्ट जो है वो ना पड़े। इंक्लूसिविटी, और भी लोगों को जो है वो एग्रीकल्चर सेक्टर में शामिल करो और इनके स्टेक होल्डर्स को और बढ़ाओ। अब क्या क्या इनिशिएटिव्स एग्रीकल्चर के लिए हम लोग को देखने को मिल रहे हैं, तो नमो ड्रोन दीदी स्कीम लिख लो भैया, या अब ये लिखने वाली बात आ गई है। नमो ड्रोन दीदी स्कीम मार्च 2024 का ये इनिशिएटिव है, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव है कि ड्रोन्स प्रोवाइड कराना 15,000 सिलेक्टेड महिलाओं को, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की, और उनको रेंट पर जो है वो प्रोवाइड करा देना, राइट। यानी कि ये 15,000 जो सिलेक्टेड वुमेन है जिनको ड्रोन्स मिलेंगे, ये रेंट पर जो है वो फार्मर्स को ड्रोन जो है वो दे सकती हैं, और अब कमाई जो है वो कर सकती हैं। इसके लिए 500 करोड़ रुपए जो है वो एलोकेट किए गए हैं। दूसरी चीज ये लिख लेंगे आप, टाइम पीरियड इसका है 2023-24 से लेकर 2025-26 का, महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए और एग्रीकल्चर सेक्टर में टेक्नोलॉजी जो है वो इंटीग्रेट करने के लिए। ड्रोन से काफी फायदे होते हैं एग्रीकल्चर में। बताओ नीचे कमेंट बॉक्स पर वीडियो को पॉज करके क्या क्या फायदे होते हैं ड्रोन से एग्रीकल्चर में। फिर नेचुरल फार्मिंग, जो मैंने भी आपको थोड़ी देर पहले बताई, लिख लेना। 1 करोड़ किसान जो है उनको कहा, मतलब मोटिवेट किया जाएगा कि वो नेचुरल फार्मिंग प्रैक्टिस में जो है वो इन्वॉल्व हो, राइट। और फिर जब वो इन्वॉल्व होंगे तो 3 साल जैसे ही वो कंप्लीट कर लेंगे तो उनको सर्टिफिकेट मिल जाएगा और उनकी ब्रांडिंग हो जाएगी, और उनको बहुत सारे सरकारी लाभ भी मिलना जो है वो शुरू हो जाएंगे। नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग जो है उसको 365.64 करोड़ जो है वो अलॉट किए गए हैं 2024-2025 के लिए। और प्लान ये है कि 10,000 बायो इनपुट रिसोर्स सेंटर जो है वो क्रिएट करना है। बायो इनपुट रिसोर्स सेंटर जो है वो 10,000 क्रिएट करना है। नेक्स्ट, जन समर्थन बेस्ड किसान क्रेडिट हम लोग को देखने को मिल रहा है, ये भी लिख लो। जन समर्थ बेस्ड किसान क्रेडिट, जन समर्थ आधारित किसान क्रेडिट। तो अलग अलग स्टेट्स में बताया जा रहा है कि इस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म के जरिए किसान को जो है वो लोन्स प्रोवाइड कराना। इसमें किसान जो है वो आसानी से लोन ले सके, तो लोन की प्रोसेस को जो है वो सिंप्लीफाई करने पर टारगेट किया गया है। फिर पल्सेस यानी कि दलहन, ऑयल सीड्स यानी कि तिलहन, और वेजिटेबल यानी कि सब्जी, इनके प्रोडक्शन के लिए जो है वो अलग अलग स्ट्रेटेजी लाई जाए। हम लोग को जो है वो पल्सेस और ऑयल सीड प्रोडक्शन में जो है वो आत्मनिर्भर जो है वो बनना है। इस पर जो है वो काम किया जा रहा है, ये लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। नेशनल कॉपरेशन पॉलिसी और रूरल इकोनॉमी, अभी रुको, अभी नहीं लिखना है। नेशनल कॉपरेशन पॉलिसी जो है वो इंट्रोड्यूस की गई है, जिससे कि सिस्टमैटिक तरीके से डेवलपमेंट हो सके सहकारिता क्षेत्र का, यानी कि
कोऑपरेटिव सेक्टर का इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, यानी कि काफी सारे किसानों को एक साथ मिलकर जो है वो एक मॉडल पर जो है वो काम करना है कि वो मिलकर जो है वो एक बड़े लेवल पर जो है वो काम कर सकें। श्रिम्प प्रोडक्शन, यानी श्रिम्प यानी कि झींगा होता है, तो फाइनेंशियल सपोर्ट जो है वो एक्सटेंड किया जा रहा है जिससे कि झींगे के प्रोडक्शन को जो है वो बढ़ाया जा सके। तो ये सब चीजें एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए हम लोग को देखने को मिली 2024-25 के बजट में। नेशनल टाइम रिलीज स्टडी एक हम लोग को जो है वो देखने को मिल रही है 2024 की। तो ये क्या है, इसको आइए हम लोग जो है वो समझते हैं। तो नेशनल टाइम रिलीज स्टडी 2024 ये बताती है कि कार्गो कितनी जल्दी जो है वो रिलीज हो रहा है इंडिया के 9 पोर्ट्स में। मतलब कितनी तेजी से, यानी कि कोई सामान अगर इंडिया के अंदर आया, यानी कि कोई शिप इंडिया के अंदर सामान लेकर आई, वो कितनी जल्दी उस शिप से सामान उतारा जा रहा है, फिर वापस चढ़ाकर उस शिप को रिलीज किया जा रहा है। तो इस ये पूरी स्टडी जो होती है उसको एनटीआरएस हम लोग बोलते हैं, नेशनल टाइम रिलीज स्टडी। देखो रिलीज कि कितने टाइम में जो है वो शिप को छोड़ा जा रहा है, कार्गो को छोड़ा जा रहा है। नेक्स्ट, सीबीआईसी प्री पेमेंट कस्टम कंप्लायंस वेरिफिकेशन इनिशिएटिव, ये स्पीड अप करती है फाइनल क्लियरेंस को ड्यूटी पेमेंट पर। यानी कि किसी ने ड्यूटी पेमेंट दे दिया तो लगभग 3 मिनट के अंदर, यानी कि जिसकी ड्यूटी क्लियर हो गई, जैसे टैक्स वगैरह पे कर दिया, तो 3 मिनट के अंदर उसके क्लियरेंस जो है वो उसको मिल जाता है और आगे प्रोसेस जो है बढ़ा दी जाती है जिससे कि सामान जो है वो कस्टम्स से जो है वो निकल जाए। फिर एनटीआरएस 2024 जो है ये चौथा एनुअल नेशनल लेवल स्टडी हम लोग को देखने को मिल रही है हमारे पोर्ट वाले एरिया के लिए, बंदरगाह वाले एरिया के लिए। अब नेक्स्ट एक और टॉपिक है जिसको लिख लेना, देखो एनटीआरएस तो जरूर लिख ही लेना, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है ही, इसके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। दूसरे के बारे में हम बात करें तो एक और इनिशिएटिव है जिसको लाल डोरा फ्री इनिशिएटिव, लिख लो आप, लाल डोरा फ्री इनिशिएटिव। कहाँ का, ये हरियाणा का है। ये ऐसे डायरेक्ट आ सकता है, लाल डोरा फ्री इनिशिएटिव कहाँ का है, हरियाणा का है। ये 25 दिसंबर 2019 को लॉन्च किया गया था गुड गवर्नेंस डे के दिन। इसका मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि जो प्रॉपर्टी है, जो रूरल एरियाज में जो लोग रह रहे हैं, गांव क्षेत्र में जो लोग रह रहे हैं, तो ड्रोन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए कि उनके जो पट्टे हैं, राइट, लैंड पार्सल जिनको पट्टा हम लोग बोलते हैं, उसको जो है वो आइडेंटिफाई करना और उन किसानों को डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड कराना, उसकी ओनरशिप देना। क्योंकि काफी सारे गांव में लोग जो है वो पट्टे पर तो रह रहे हैं बट उनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है प्रॉपर, तो उसको आइडेंटिफाई करके उस जमीन को डॉक्यूमेंट्स उनको जो है वो प्रोवाइड कराना। ठीक है। और इसमें बताया गया है कि रूरल प्रॉपर्टी ओनर जो है वो अपनी प्रॉपर्टी को का इस्तेमाल जो है वो नहीं कर सकते हैं फाइनेंशियल एसेट के तौर पर लोन्स लेने के लिए बैंक से बिना किसी लीगल डॉक्यूमेंट के। तो वही चीज है, अब उनके पास लीगल डॉक्यूमेंट है नहीं तो अब लीगल डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करा रहे हैं जिससे कि उनको लोन्स वगैरह जो है वो आसानी से मिल सके। तो यही इस इनिशिएटिव का ऑब्जेक्टिव भी है। ठीक है। अब वही नेशनल टाइम रिलीज स्टडी 2024 को लेकर एक मेंस का क्वेश्चन है, ट्राई करिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो है वो देने की। तो बस आज के लिए इतना ही था गाइस, अब हम मिलेंगे मंडे को, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे अहेड, जय हिंद।